चलिए शुरू करते हैं सेशन को। आज की सेशन में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स की हमारी इस कोर्स में हम बात करेंगे आज एडवांस एक्सेल के ऊपर। हमारा पहला पार्ट एडवांस एक्सेल सेशन शुरू हो रहा है और कोर्स रिलेटेड चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। तो आज हम बात करेंगे डेटा एनालिटिक्स के अंदर पहली टूल्स एडवांस एक्सेल, और एडवांस एक्सेल में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आज की क्लास में पहला टॉपिक है डेटा सिलेक्शन। ठीक है, डेटा सिलेक्शन या हम कह सकते हैं लार्ज डेटा सिलेक्शंस से शुरुआत करेंगे। अब ये भी चीज़ में जानते हैं कि हमें हमारी पहली टॉपिक डेटा सिलेक्शन ही क्यों है, इस पे भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। देखिए, हम एक्सेल के अंदर कुछ भी करते हैं तो उसको करने के लिए हमें चाहिए होता है डेटा सिलेक्शन। जब तक हम अपने डेटा को सिलेक्ट ना कर लें तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो कुछ भी करने के लिए हमें अपनी डेटा को सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर डेटा सिलेक्ट नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा, राइट। जैसे हमें कॉपी करना है तो हमें डेटा सिलेक्शन की ज़रूरत है, हमें पेस्ट करना है तो डेटा सिलेक्शन की ज़रूरत है, हमें किसी भी तरह का ऑपरेशंस करना है, जैसे फिल्टर लगाना है, पिवट लगाना है, तो डेटा सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज की क्लास में हम उसी डेटा सिलेक्शन के ऊपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो डेटा सिलेक्ट करने का क्या तरीका है, आपके सामने डेटा दिख रहा है, इसको सिलेक्ट करने का क्या तरीका है। अगर आप माउस से एक मिनट, ओके, आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, कैमरे की जरूरत नहीं है। तो हमें हमें डेटा सिलेक्ट करना है तो इसको करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहला तरीका हम माउस से करते हैं कि माउस से क्लिक किया और इस तरह सिलेक्ट कर लिए क्या। लेकिन मेरा सजेशन क्या है, मेरा सजेशन है कि अगर डेटा आपको सिलेक्ट करना है तो आप ऊपर में कर्सर रखें, अपने कीबोर्ड के शिफ्ट की को प्रेस करें। किसको प्रेस करें? शिफ्ट की को, और सबसे लास्ट में क्लिक करें। ठीक है, सबसे ऊपर हम कर्सर रखेंगे, शिफ्ट के साथ नीचे क्लिक करेंगे और डेटा हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन एक कारण हो सकता है कि आपको यहां पे उतना अच्छा ना लगे, लेकिन जब बड़ा डेटा होता है, एक काम करता हूं, एक बड़ा डेटा आपके सामने ओपन करता हूं। ये डेटा है, अब इसको मान लीजिए माउस से सिलेक्ट करना होगा तो माउस को यहाँ ले जाकर फिर नीचे की तरफ इस तरह से लेके आना होगा। टाइम भी ज्यादा लग रहा है और माउस पे अच्छा कमांड भी चाहिए आपको, कभी ज्यादा कम हो सकता है ना सर। तो इस तरह से करने से अच्छा है कि आप ऊपर जाएं और स्क्रॉल करके नीचे आए। इससे एक नज़र आप अपने डेटा को देख भी लेंगे, अगर बीच में डेटा में कुछ प्रॉब्लम है तो नज़र के सामने आ जाएगी, राइट। और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट में हम क्लिक कर देंगे। क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट में क्लिक कर लेंगे। हो गया सिलेक्शन सर। अगर हम कीबोर्ड से सिलेक्शन करना चाहें तो इस पे कर्सर रख के शिफ्ट के साथ एरो की यूज कर सकते हैं, या फिर सबसे पॉपुलर शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंट्रोल प्लस ए। अब कंट्रोल प्लस ए कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि ए सिलेक्ट ऑल होता है, ऐसा नहीं है। ए होम मेनू बार के अंदर आपके सामने दिखता है फाइंड एंड सिलेक्ट। इस फाइंड एंड सिलेक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा गो टू स्पेशल। इस गो टू स्पेशल पे जब क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आएगा जिसमें होगा करेंट रीजन। क्या होगा? करेंट रीजन। इस करेंट रीजन को क्लिक कीजिएगा, तो क्लिक करते ही जैसे ओके कीजिएगा आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपका एक ख्याल होगा या आप जैसे और भी लोगों का ख्याल होगा तो फिर फायदा ही है ना सर।
नुकसान तो है नहीं। हाँ क्या नहीं है, तो यहाँ ये पे फायदा नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक नुकसान है। यहाँ पे करेंट रीजन है। क्या है? करेंट रीजन। अगर आपके डेटा में कोई ब्लैंक रो हुआ तो आप जब कंट्रोल ए करेंगे तो ए उसके ऊपर ही सिलेक्ट हो जाएगा। कर दे क्या? समझ में आया? ऊपर ही सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए सही है, कंट्रोल ए करके जाना है। नहीं तो आप यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कंट्रोल ए तभी करेंगे जब आपके डेटा के अंदर में कोई ब्लैंक रो नहीं है। नहीं तो क्या होगा? ऊपर ही सिलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का बड़ा डेटा है, अब इसके बीच में कहीं भी ब्लैंक रो हो सकता है। मान लीजिए नीचे से ब्लैंक रो है आपका 5000, मान लीजिए 5000 से पहले ब्लैंक रो है, तो आप कंट्रोल लेकर सिलेक्ट कर लेंगे, ध्यान देंगे नहीं। ना ध्यान देंगे इसका रीजन क्या होगा कि आपका नीचे का डेटा कम सिलेक्ट ही नहीं होगा, जिससे आपका डेटा कॉपी कम हो सकता है। पिवट वगैरह लगाएंगे उसमें दिक्कत हो सकता है, राइट? समझ गए? हाँ समझे कि नहीं सर? हाँ समझ गया। इसलिए मैंने आपको बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कंट्रोल नहीं करना। ठीक है? आगे बढ़े सर। नॉर्मली हम जब डेटा किसी भी और फाइल से या कुछ लेंगे तो हम इंपोर्ट करेंगे या ऐसा कुछ करेंगे? नहीं समझा नहीं, क्या बोला आपने? कभी भी हम किसी का डेटा लेंगे हमने तो हमारे कंप्यूटर में तो हम इंपोर्ट करेंगे ना, और या फाइल कॉपी कर लेंगे। देखिए वो डिपेंड करता है। अगर देखिए इंपोर्ट कब करेंगे, अब एक चीज जाननी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। अब एक चीज समझ लीजिए, जैसे आपके पास कोई फाइल भेजा और उसकी डेटा रख के कॉपी पेस्ट करके फिर आगे आपको काम करना है, ठीक है? ठीक है सर? तो ऐसे केस में तो कॉपी पेस्ट करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास कोई डेटा है और वो परस्पर अपडेट हो रहा है। क्या हो रहा है? परस्पर अपडेट हो रहा है। मतलब आज है, कल उसमें थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, परसों और ज़्यादा हो जाएगा। समझे? हाँ तो ऐसे केस में अपडेट होता है। लिंक करने में फायदा है सर। इंपोर्ट विथ लिंक, इंपोर्ट विथ लिंक, लिंक करने में फायदा है। समझ आया? हाँ चलो तो आगे सिलेक्शन पे आते हैं वापस। तो कंट्रोल, अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना ब्लैंक रो है? हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें कितना ब्लैंक रो है? तो इसके लिए आप यहां पे कर्सर रखें, शिफ्ट के साथ डाउन एरो करें। क्या करें? शिफ्ट के साथ डाउन एरो। आपका देखिए आपका कर्सर वहीं पे पहुंचेगा जहां पे ब्लैंक रो है। कहां पहुंचेगा कर्सर? जहां ब्लैंक रो है वहीं पे कर्सर पहुंचेगा। ठीक है? क्लियर है सर? हाँ ठीक है। लेकिन इसमें आपका
जब आप कर ही रहे हैं तो एक काम और कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका क्या है सिलेक्ट करने का, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो करते जाएं, ऐसे आपका ब्लैंक भी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ डेटा पे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन कर दिया हमने, डाउन कर दो, हाँ। ठीक है। अब एक तरीका और भी है कि आप इसको सेलेक्ट करें और कंट्रोल के साथ कंट्रोल शिफ्ट के साथ अपने कीबोर्ड का एंड की प्रेस कर दो, END एंड होगा, या लास्ट में कर्सर रखिए कंट्रोल शिफ्ट होम, होम और एंड होता है, इससे कर सकते हो। अच्छा, यहां पे मैंने काफी सारे शॉर्टकट्स के बारे में बताया, राइट, समझे सर। अब प्रॉब्लम ये है कि आप इस शॉर्टकट लिखे नहीं है और याद तो रहेगा नहीं, तो हाउ कैन गेट द शॉर्टकट, हमें शॉर्टकट कहाँ से मिलेगा। हालांकि AI है, तो ये अभी फिलहाल मेरा AI को पायलट जो आपको दिख रहा है कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी ये एक्टिव नहीं है मेरा, मतलब कि इसमें हमने इसको ऑटो शेप नहीं किया है, ऑटो शेप करने पे एनेबल होता है। लेकिन हम विदाउट AI भी पता कर सकते हैं। ऊपर दिख रहा है आपको सर सर्च बार, या कीबोर्ड का F1 प्रेस करेंगे, क्या प्रेस करेंगे, F1 प्रेस करते ही आप यहां पे सर्च कीजिए शॉर्टकट, क्या सर्च कीजिए, शॉर्टकट, ऑटोमेटिक आ जाएगा शॉर्टकट। अब यहां पे दिख रहा होगा कीबोर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल, क्या दिख रहा है, कीबोर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल, इसको क्लिक कीजिए, आ जाएगा। अब इसको थोड़ा बड़ा करना है तो साइड करके इस तरह से ला सकते हैं, और यहां देखिए इसके सारे शॉर्टकट्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है सर। अब इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आप सोचे कि इसको मैं एक बार रट लेता हूं तो मुझे आ जाएगा, नहीं, इसको प्रैक्टिस करने की चीज है। क्या करने की चीज है, प्रैक्टिस से आएगा। जी हाँ, प्रैक्टिस से ही आएगा। अब इसको कॉपी करके मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं, ठीक है, राइट। ये लिंक्स है, इस पे देखिएगा तो और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स के बारे में पता चलेगा, ठीक है, टेम्पलेट वगैरह है। तो ये शॉर्टकट्स हमने यहां पे डाल दिए, आप देख लीजिएगा। ये फाइल भेज दूंगा आपको। वगैरह हम नॉर्मल यूज करते हैं, लेकिन इतने सारे सर्च करते हैं तो देखना पड़ेगा। हाँ, एक बार देख प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आएगा सर, ऐसे नहीं आएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़े। अब क्या सिर्फ शॉर्टकट ही सर्च कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप कुछ और भी कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे हमने F1 प्रेस किया था, दोबारा F1 प्रेस करते हैं। F1 प्रेस करते ही यहां ऊपर में, जैसे मान लीजिए मुझे ये चाहिए, इसकी लिमिटेशन चाहिए, क्या चाहिए, लिमिटेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिमिट सर्च करूंगा और देखिएगा एक्सेल की एक्सप्लिकेशन एंड लिमिट्स आ गया। तो जितने भी इसके लिमिटेशन से आ जाएंगे क्या क्या होता है। ठीक है सर, तो ये लिमिटेशंस भी आप ढूंढ के ला सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मुझे वी लुकअप के बारे में पता करना है तो पता कर सकते हैं। ओके, और सिर्फ इसमें आपको डेटा भी, देखो डेटा भी प्रोवाइड करेगा एग्जाम्पल, और इसके ऊपर इसका वीडियो भी होगा सर। थोड़ा यहाँ देखिए वीडियो, यहाँ पे दिख रहा है आपको वीडियो का ऑप्शन है। अब क्वेश्चन आता है कि मैं इसमें सर्च करने की सजेशन क्यों दे रहा हूं। क्योंकि एक्सेल पे जो आप जाके जनरली लोग गूगल पे सर्च करते हैं ना, तो गूगल पे जो चीजें आपको मिलती है ना,
वो 100% प्रूफ रीड नहीं होती है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन नहीं होता है। हाँ, जैसे कि गूगल पे हम जैसे आप जैसे लोग अपने हिट्स की बढ़ाने के लिए वहाँ पे चीज़ें डालते हैं, वो सही है गलत है या किस डेटा पे किस तरह का सही है, भी या नहीं, वो अलग चीज है सर। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मल्टी सेल सिलेक्शन की। किसकी बात करते हैं? मल्टी सेल सिलेक्शंस। जैसे आपके सामने दिख रहा है, मान लीजिए इस पे हमने कंट्रोल करके चीजें सेलेक्ट कर ली, दिख रहा है सर? अब मुझे मान लीजिए इसको कॉपी करना है, तो कॉपी नहीं कर सकता मैं मल्टीपल सेल सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। जनरली आप लोग इसको करते भी हैं, लेकिन जस्ट कलर करने के लिए या किसी और पर्पज से कर सकते हैं, कॉपी नहीं कर सकते आप। अगर आपको कॉपी करना है तो आपको एक सीक्वेंसली सिलेक्ट करना होगा इस तरह से, ठीक है, देन कॉपी कर सकते हैं। या फिर एक एरिया इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए, देन कॉपी कर सकते हैं। तो क्या नहीं कॉपी हुआ? क्योंकि ये भी चाहिए सर, यहां से देन कॉपी कर सकते हैं। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि हम अलग अलग सेल में कॉपी करेंगे, लेकिन जब हम पेस्ट करेंगे तो इकट्ठा पेस्ट होगा। ठीक है, तो ये फीचर हम कोई नई फाइल पे भी कर सकते हैं। जैसे एक नया फाइल लिया, उसमें हमने बहुत सारे शीट्स डाल रहे हैं। अब मुझे इन सारे शीट्स जो है मेरे हैं, इन पे मुझे मान लीजिए कि हर शीट में डेट लिखना है। इस पे कर्सर रखा और कंट्रोल को होल्ड किया और सबसे लास्ट में चले गया, ठीक है, और यहाँ पे हमने डेट लिखा। तो ये कार्बन कॉपी की तरह हर एक सेल में पेस्ट होगा। ठीक है, देखिए हो रहा है। ठीक है सर, हर एक सेल में पेस्ट होगा। अब मुझे कुछ कुछ में चाहिए, हमने पहले शीट पे गए, शिफ्ट को होल्ड किया, सबसे लास्ट वाले शीट पे क्लिक किया। अब मैं सिर्फ यही नहीं, मान लीजिए इसकी फॉर्मेटिंग भी कर दूं तो ये एक साथ सारे फॉर्मेटिंग में सारे सेल पे होगा। देखिए हो रहा है। अब जैसे कि यहां मैं सिलेक्ट किया और मुझे मान लीजिए यहां पे टाइम लिखना है, लेकिन सारे शीट में नहीं, कुछ पर्टिकुलर शीट में। तो शीट 1 कंट्रोल प्रेस करके इसको दोनों को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल प्रेस करके हम शीट के नीचे क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद यहां अगर मैंने टाइम लिखा तो यहां हम टाइम लिख सकते हैं, यहां पे टाइम दे दिया। तो अब देखेंगे कि शीट 2 में नहीं है बट शीट 3 में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दिखा है आपको सर? टाइम दे सकते हैं। तो कंट्रोल प्रेस करके आप शीट के साथ इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सिलेक्शन। अब आपको डेटा को सिलेक्ट करना आ गया होगा, एक बार डिवीजन कर लेते हैं। अगर माउस से सिलेक्शन करना है तो इस पे जाइए और शिफ्ट के साथ नीचे क्लिक कीजिए तो सिलेक्शन होगा। कंट्रोल ए से सिलेक्शन कर सकते हैं, पर ध्यान रखें ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर डेटा में ब्लैंक है तो कैसे ढूंढेंगे? ऊपर जाएंगे और कंट्रोल दबा के नीचे आएंगे, या फिर हम कहेंगे कंट्रोल शिफ्ट दबा के इस तरह से सिलेक्शन ही कर सकते हैं आप। राइट सर? अगर ब्लैंक ना हो उसकी जगह पे डैश और जीरो हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। ब्लैंक वो भी ब्लैंक पूरा का पूरा रो होना चाहिए। बीच में अगर ब्लैंक है तो भी कंट्रोल ए वर्क कर लेगा, कंट्रोल ए वर्क कर लेगा। ठीक है, आगे सिलेक्शन समझ में। शॉर्टकट्स के बारे में समझा दिया मैंने। अब देखिए, मैं शॉर्टकट की क्लास में आपको पहले ही बार बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने क्लास के अंदर शॉर्टकट बहुत कम यूज करता हूँ। शॉर्टकट कम यूज करने के पीछे का रीज़न है कि मैं माउस में जो मूव करूँगा वो आपको दिखेगा,
ठीक है ना, जो मैं माउस में मूव करूंगा वो दिखेगा, मुझे दिखेगा, लेकिन कीबोर्ड तो दिखेगा। देखिए तो कोपायलट जो सजेशन देगा आपको डिलीट नहीं करेगा एआई। अब आते हैं डेटा वो टाइप। इंस्ट्रक्शन देगा लेकिन डिलीट नहीं करेगा। जी, अब आते हैं यहाँ पे अपने इसके ऊपर टाइपिंग के ऊपर। तो देखिए अगर आप मान लीजिए कोई डेटाबेस मुझे बनाना है तो कैसे बनाएंगे, क्या चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है सर, तो मान लीजिए मुझे एक डेटा बनाना है, एक डेटा बनाना है, समझे, मैं एक डेटा हाँ, मान लीजिए मेरा कॉन्टैक्ट का डेटा बनाना है। मान लीजिए मैं अब मेरा मोबाइल फ़ोन से तंग आ गया हूँ और मैं मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड यूज नहीं करूँगा, अब इंडक्शन फ़ोन यूज करूँगा, तो मुझे पूरा डेटा रखना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं 20 साल पहले जाऊँ जहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, लैंडलाइन थे, और एक उनकी एक डायरेक्टिव थी, या भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट है मैं डालना चाहता हूँ, तो मैं मोबाइल डेटाबेस को यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ। तो क्या करें, तो सबसे पहले जब भी आपको डेटाबेस बनाइए तो डेटा हमेशा वन से बनाइए। जब देखिए दो चीज़ें होती है, एक रिपोर्ट होती है, एक डेटाबेस होती है। रिपोर्ट जब आप बनाते हैं तो उस केस में आप यहाँ हेडिंग वगैरह डाल सकते हैं, जो कि हम अगली क्लास में आपको समझाएंगे। लेकिन जब डेटा बनाते हैं तो हमेशा वन से स्टार्ट करें और हमेशा एक सीरियल नंबर यहाँ डालें, एक यूनिक नंबर। हो सकता है कि यूनिक नंबर आपके पास ऑलरेडी हो, लेकिन सीरियल नंबर डालने से क्या होगा कि टोटल कितना नंबर ऑफ एंट्री हुआ वो मैच करने में आसानी होती है। तो सो स्टार्ट विथ सीरियल नंबर, राइट। अब यहां पे मैं लिखा नेम, हम यहां लिखते हैं एड्रेस, इसके बाद सिटी। अब बोलेंगे सर सिटी जो है वो हम एड्रेस के साथ ही लिख दें, तो आगे चल के इसको फिल्ट्रेशन में दिक्कत होगा। अगर मान लीजिए सिटी वाइज चाहिए, जैसे आप मान लीजिए दिल्ली आए और आपको ये देखना है कि दिल्ली में मेरे कितने दोस्त हैं, उनसे मिल लूँ, या दिल्ली में कोई काम है तो मुझे ये दिखाना है कि दिल्ली में कौन कौन है जिससे मैं बात कर सकता हूँ। तो सिटी वाइज हम फिल्टर कर सकते हैं ना सर, ठीक है ना। तो कभी भी एड्रेस और सिटी को कंबाइन मत लिखिए। उसके बाद स्टेट और कंट्री, अगर आपके पास मल्टी कंट्री का डेटा है तो ये हो गई हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन। क्या हो गया, पर्सनल इंफॉर्मेशन। उसके बाद यहां हम देते हैं मोबाइल नंबर। अब मान लीजिए किसी के पास दो मोबाइल नंबर है, तो कोशिश रहे कि मोबाइल नंबर अलग अलग, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अगर किसी के पास टेलीफोन नंबर है वो भी लिखिए, और ईमेल आईडी, ठीक है, और चीजें भी दे सकते हैं। अब यहां पे एक चीज ध्यान देने बात है कि मान लीजिए कि मुझे यहां पे दो मोबाइल नंबर लिखने हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए उसके पास मेरा कुछ अमाउंट बकाया है ना, बैलेंस अमाउंट है तो अमाउंट दे दिया है। तो अब मान लीजिए कि एंट्री कर रहा हूं मैं, सीरियल नंबर 1 हमने नाम दिया पूजा, ठीक है, और यहां पे एड्रेस दिया F101/D, सिटी हमने दिल्ली दे दिया, स्टेट दिल्ली, और कंट्री इंडिया। अब उसके पास दो मोबाइल नंबर है, तो यहां पे अगर मैं लिखूंगा 8802579388, और क्या करेंगे, कॉमा लगाते हैं 8826828093। क्या लग रहा है, ये एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा सर। क्यों? क्योंकि एक ही एंट्री पड़ती है ना एक नंबर पे।
दिक्कत ये है कि टोटल कॉमा लगाते ही इसको नंबर ही रीड करेगा, और एक्सेल के अंदर में जो नंबर है वो 15 डिजिट से ज़्यादा अगर डालते हैं तो बाकी डिजिट को जीरो कर देता है, जो कि यहाँ देखिए ये जीरो कर दिया। तो क्या करें, तो इसके लिए आप लिखेंगे 8802579388 स्पेस कॉमा स्पेस और फिर जो है दूसरा नंबर लिखेंगे, ठीक है। कॉमा करके स्पेस करके फिर जी हाँ, स्पेस देना जरूरी है। अब टेलीफोन नंबर में लिख दिया +91 और 2211 एंड 2693, तो ये भी +91 भी नहीं लेगा। तो ऐसे केस के लिए आप सिंगल कोड लगा के +91 और फिर यहाँ पे जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, समझे। तो सिंगल कोड लगाने से क्या हो गया, ये सिंगल कोटेशन मार्क जो मैंने लगाया इसको लगाने से ये हो गया टेक्स्ट। क्या हो गया, टेक्स्ट। और यहाँ पे एक चीज और आता है कि जैसे मैं लिख दिया kumar@iptindia.com, अब एंटर मारते ही ये देखिए इस पे हाइपरलिंक लग गया ना सर। अब इससे नुकसान क्या होगा कि मान लीजिए आपको कहीं बहुत सारे नंबर है, मुझे किसी को सिलेक्ट करना है तो क्लिक हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इस पे राइट क्लिक करके रिमूव हाइपरलिंक दिखेगा आपको। क्या दिखेगा, रिमूव हाइपरलिंक। तो यहाँ पे रिमूव हाइपरलिंक पे क्लिक कीजिए, ये हाइपरलिंक रिमूव कर देगा। या फिर आप अपनी एक्सेल की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, जो कि हम आगे बताएंगे आपके साथ। या बता ही देता हूँ, यहाँ प्रूफिंग के अंदर ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट एवेन्यू टाइप, यहाँ दिख रहा है आपको सर, इसको अनचेक कर दीजिए, इसको अनचेक कर दीजिए। तो कहाँ गए, एक बार दोबारा जाता हूँ मैं। हमें फाइल में जाना है, हमें जाना है ऑप्शन में, हमें जाना है प्रूफिंग में, यहाँ ऑटो करेक्ट और फिर यहाँ ऑटो फॉर्मेट यू टाइप, एंड इसको यहाँ चेक होगा, इसको अनचेक कर देगा, ठीक है। देन ओके, राइट। अब यहाँ पे अमाउंट 500 हमने लिख दिया। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास अमाउंट 2-3 होते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं इस तरह से लिख देते हैं, ऑल्ट एंटर किया इसको डाल दिया, फिर ऑल्ट एंटर किया इसको डाल दिया, समझे कि नहीं। ऑल्ट एंटर से आपका कर्सर टाइपिंग होते नीचे चला जाता है, रैप हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने 500 लिया, फिर ऑल्ट एंटर किया, फिर 470 लिया, फिर ऑल्ट एंटर किया, फिर हमने डाल दिया, तो गलत हो गया ना सर। इसको लिखने का 2 तरीका है। एक तो आप इक्वल करके प्लस कर दीजिए कि 500 प्लस 700 प्लस 300, ये आ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले जो मैंने लिखा था ना उसका टोटल नहीं किया जा सकता। अगर टोटल करेंगे ना तो ये बहुत बड़ा नंबर ले लेगा। क्या ले लेगा, बहुत बड़ा नंबर ले लेगा। इसलिए हम प्लस यहाँ पे इक्वल 500, 400 और 600 लिखेंगे तो बेटर होगा, समझे। तो डेटाबेस बनाते समय इसका ध्यान रखिएगा। ऐसे डेटाबेस और भी बना सकते हैं, मतलब कि डेटाबेस बनाते समय सीरियल नंबर होना चाहिए, उसके बाद यूनिक आईडी होनी चाहिए। अगर आप एड्रेस देते हैं तो एड्रेस सिटी, स्टेट, कंट्री को अलग अलग रखें। मोबाइल नंबर डबल है तो उसमें आप कॉमा लगा दें। अगर कोई ऐसा नंबर लिख रहे हैं जो कि नहीं सही टाइप हो रहा है, जो टाइप करना कुछ और कर रहे हैं, कुछ और हो जा रहा है, तो सिंगल कोड लगा के फिर टाइप करें। ईमेल आईडी टाइप करते समय अगर हाइपरलिंक है तो राइट क्लिक करके उसको रिमूव कर सकते हैं या फिर डिसेबल कर सकते हैं सेटिंग में जाके। अमाउंट को हमेशा इसी तरह से लिखे, टेक्स्ट ना लिखे, वरना उस पर डेटाबेस में कुछ और चीज़ें करने में मुसीबत होगी। और इससे रिलेटेड और भी चीज़ें होगी जो कि हम आगे क्लास में समझाएंगे, ठीक है। अब हम डेटा टाइप करते समय एक चीज़ और ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने अभी जो अमाउंट इस तरह से लिखा, लेकिन मुझे दिखाना है यहाँ पे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे आते हैं, रो को बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे पूजा लिख दिए और इसमें दे देंगे 500, ऑल्ट एंटर 600, ऑल्ट यहाँ पे ऑल्ट एंटर 300,
जो कि गलत है, क्योंकि इसका अगर सम करने आप जाएं तो ये सम नहीं होगा। इक्वल सम करने जाइए, ये सम बिल्कुल नहीं होगा। समझ गए? तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए तरीका है कि आप जो है इसको अलग अलग सेल में ही लिखें। देखिए छोटा करता हूं मैं, 500, 300, 200। अब यहां मैं पूजा लिखूंगा। क्या लिखूंगा? पूजा। इसको सिलेक्ट करके हम इसको कर देंगे मर्ज। क्या कर देंगे? मर्ज। तो यहां आसानी से हम टोटल कर सकते हैं। ठीक है सर? क्लियर है? दूसरा, कभी भी कुछ नंबर के साथ टेक्स्ट ना लिखे। जैसे कि अमाउंट ही लिखना था मुझे, तो मुझे लिखना है MRP 500 या RS 500। ऐसा कभी नहीं लिखना है। अगर ऐसा आप लिखते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्या करें? तो यहां हमने लिख दिया, मान लीजिए लिखना है तो आप जो है अलग अलग सेल में लिखें। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप ऐसा लिखते हैं ना, अलग अलग यहाँ पे अलग अलग लिखते हैं, तो इस पे हम किसी भी तरह का कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। देखिए क्या नहीं कर पाएंगे? कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। क्या करें सर इसके लिए? तो इसके लिए हमें 500 लिखना है सिर्फ अगला। लेकिन क्या सिचुएशन बन रही है कि 500 के साथ साथ मुझे कुछ और भी चाहिए। सो ऐसे केसेस में हम चले जाएंगे कस्टम फॉर्मेटिंग। किसी भी फॉर्मेटिंग या राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाए, नंबर के अंदर कस्टम, इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे MRP और यहां देंगे 0। अब यहां 0 देना बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें 0 नहीं देते हैं तो प्रॉब्लम होगी। सो 0 देना बेहद ही जरूरी है। देन मैंने किया इसको ओके। अब देखिए MRP आ गया। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि अब इसको सम कर सकते हैं आसानी से। देखिए एक्सेल हमेशा एक मेथड है, मैंने उसको याद रखिएगा। एक्सेल हमेशा दो तरह की वैल्यू को कैरी करता है। क्या करता है? एक विजुअल वैल्यू, एक ओरिजिनल वैल्यू। अब जो MRP 1500 दिख रहा है आपको, ये हमारा विजुअल है। क्या है? विजुअल है। MRP 1500 क्या है? मेरा विजुअल है। ये कस्टमाइज किया है आपने? जी बिल्कुल। बट ओरिजिनल देखिएगा तो ये 1500 ही है। यहां पे देखिए 500 ही है ना। क्लियर है? दूसरा, डेट। अगर आप डेट की टाइपिंग करते हैं तो ध्यान रखिए, सबसे पहले चेक कीजिए अपना सिस्टम डेट। मेरा डेट है DDMMYY, मतलब मुझे आज का दिन अगर लिखना है तो 3/3 और करेंट ईयर है तो छोड़ दीजिए, ईयर अपने आप आ जाएगा। प्रीवियस ईयर है तो लगाना पड़ेगा। समझ में आया सर? लेकिन देखने में तो नहीं आता सर। हाँ नहीं, ऊपर दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पे ऊपर दिख रहा है। अब इसकी फॉर्मेटिंग देखिए, यहाँ पे अभी फॉर्मेटिंग है। आप फॉर्मेटिंग डेट की चेंज कीजिए, जैसा चाहिए वैसा आ जाएगा। अलग अलग कंट्री का है। ठीक है, हो गया। उसी तरह से टाइम लिखना है। जैसे मुझे 12:44 अभी हो रहे हैं, तो अगर मैं एंटर मार दिया तो 12:44 का AM लेगा। क्या लेगा? AM लेगा। एंटर मारते देखिए AM आ गया। PM नहीं लिया सर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि 8 बजे लाना है मुझे, तो ये आप बेफोर्ट AM लेगा आपको। इसको अगर मैं AM PM पे करूं तो पता चलेगा आपको टाइम में ये रहा। ठीक है सर? शाम का चाहिए तो मुझे यहां पे स्पेस देके PM टाइप करना होगा, या फिर जो 18 घंटे की फॉर्मेट, इसे क्या बोलते हैं, 24 घंटे का जो फॉर्मेट है उसमें डालिए तो आपका आएगा। क्लियर है? तो हमने बात की डेटा सिलेक्शंस के ऊपर,
हमने बात की शॉर्टकट्स के ऊपर, हमने बात की लिमिट्स के ऊपर, हमने बात की डेटा कैसे बनाएंगे उसके ऊपर, फिर हमने बात किया डेटा टाइप करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है इसके बारे में। अब अगला आता है कैलकुलेशन। क्या आता है? कैलकुलेशन। अब जैसे कि यहां एक सेल्स आईडी हम रखते हैं, यहां पे कुछ सेल्स में डाल देता हूं। अब मुझे इन सभी के ऊपर प्लस करने, क्या करने हैं? सभी के ऊपर प्लस करने हैं। तो कैसे करें? तो यहां पे इक्वल करेंगे और इसके ऊपर +20 लिखेंगे, जो भी प्लस करना है। हमने बोला A2 +20। अब A2 क्या है? ये सेल एड्रेस है, कॉलम A एंड 2 नंबर रो, A नंबर कॉलन एंड 2 नंबर रो, A नंबर कॉलन एंड 2 नंबर रो। अब जैसे मैं इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये देखिए ड्रैग हो गया। अब A2 जो था वो क्या बन गया? A3। यहां भी क्या बन गया? A3। यहां भी क्या बन गया? A5। देखा आपको सर? A6। तो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो इसके एक बेनिफिट है ना सर? बेनिफिट है कि नहीं सर? कस्टमाइज किया और फिर ट्रैक कर दिया। अब से ये इमेजिन कीजिए कि हर सेल में अलग अलग फॉर्मूला लगा है, तो उससे बेटर है कि मैनुअल कैलकुलेट कर लें क्या। लेकिन हमारे प्रकृति में जो हमारे नेचर है, उस नेचर में किसी चीज की बेनिफिट होती है तो नुकसान भी होता है। नुकसान क्या है? जैसे मैंने D20 यहां किया और मैंने इक्वल करके इसको सिलेक्ट किया, प्लस हमने 20 किया, एंटर प्रेस करके अब नीचे अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं तो क्या होगा? दिख रहा है सर? दिखा? बाकी सब सही एक ही जैसा। क्योंकि जैसे यहाँ A2 था और नीचे A3 हुआ, ऐसे यहाँ D1 जो था वो D2 हुआ। अब फॉर्मूला भेदभाव थोड़ी करेगा। डी के कॉलम में सारा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि या तो मुझे इस 20 को रिपीटली करना पड़ेगा या फिर हमें इस D1 को कंस्टेंट करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। कई सारे नाम हैं इसके साथ। तो हमने 1 के आगे डॉलर का साइन लगा दिया। क्या लगा दिया? 1 के आगे डॉलर का साइन। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग किया। ड्रैग किया सर? आ गया सर? तो ये डॉलर साइन लगाने से क्या हुआ कि जब नीचे मैं ड्रैग करूंगा तो मेरा रो नंबर चेंज नहीं होगा। तो हमें टॉप टू बॉटम करना था, इसलिए हमने 1 का आगे लाया, क्योंकि किसी भी सेल एड्रेस में अल्फा कॉलम होता है और नंबर रो होता है। तो मैं रो को फ्रीज करना था इसलिए लगाया। लेकिन यहां अगर मैं लेफ्ट टू राइट करूं, जैसे यहां ऐसे किया, तो यहां आप देखेंगे कि हमारा डी जो है ई बन गया। डी क्या बन गया? ई बन गया। तो मुझे रोकना है कि ई भी ना करे, तो इसके ई के आगे हमें डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है सर? जी हाँ, बिल्कुल। अब इसी तरह से आप प्लस, यहां पे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड पावर, ये आप कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? अब इसमें बारी आती है कि सर मुझे दिक्कत होता है ये पता करने में कि कौन सा हमारा, कहाँ पे मैं ड्रैग करूं, मैंने कहाँ पे कब ड्रैग करते समय डॉलर का साइन का कहाँ यूज करूं। तो चलिए एक एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 5 एक हम करता हूँ यहाँ पे 1 का मुझे टेबल चाहिए, 1 का चाहिए, 3 का चाहिए, 8 का चाहिए, 15 का चाहिए, 20 यहाँ पे 20 का चाहिए, 25 का चाहिए, और ये रहा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है? तो अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया कि 7 मल्टीप्लाई बाई 2। क्या किया? 7 मल्टीप्लाई बाई 2। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी सर। गड़बड़ हो गया ना सर?
तो अब मुझे इस फॉर्मूले में फ्रीज करना है ताकि जब मैं ड्रैग करूं तो सही कैलकुलेशन हो कि 7 को 2 से, 7 को 3 से, 7 को 4 से, ऐसी तरह से 2 को 3, यहाँ पे 3 को 2 से, इस तरह से पूरा करेंगे हो तो इसके लिए हम एक नीचे ड्रैग करेंगे और एक आगे ड्रैग करेंगे। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं और देखता हूं कि क्या बढ़ गया। तो ये 2 7 3 करना था, 7 3 से करना था तो 3 तो सही आया है, बट 7 14 हो गया। ये 7 जो है यहाँ होना चाहिए था ना सर, मतलब जो ये आपका E4 है वो होना चाहिए था, जो ये F4 है वो F3 होना चाहिए था ना सर, मतलब कि 3 को 4 नहीं होने देना है। तो यहां पे मैं 3 के आगे डॉलर का साइन लगा दूंगा, ठीक है। अब मैं नीचे ड्रैग करके देखिए परफेक्टली टेबल आ गया। अब यहां पे क्लिक करता हूं कि ए जो है 3 2 जा होना चाहिए था, तो 3 तो सही है, 2 के जगह पे 14 आया, मतलब कि जो आपका ए F4 है वो नहीं E4 है, सॉरी, ये जो आपका E4 है, F4 है, वो होना चाहिए था E4। क्या सर, मतलब E को आगे नहीं बढ़ने देना था, तो यहां हम E के आगे डॉलर लगा देंगे। तो शुरुआत में एक इसी तरह से ड्रैग कर लीजिए जिससे आपको पता चल जाएगा क्या बढ़ा है और क्या घटा है, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। समझ गए? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जी हाँ, ये सही है करने में। अब इसका एक तरीका और भी है शॉर्टकट, जैसे हमने लिख दिया रो 1 से लेके 10 तक, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मुझे करली ब्रैकेट में कि वहाँ मुझे चाहिए 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा चाहिए, 5 का पहाड़ा चाहिए, 15 का चाहिए, 20 का चाहिए। समझे? तो इसको बोलते हैं एरे मेथड। क्या बोलते हैं? एरे मेथड। अब मान लीजिए मुझे 1 से लेके 20 तक का पहाड़ा चाहिए, तो ऐसे केस में इसको हमें मैनुअली ना लिख के सीक्वेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। सीक्वेंस कितना रो चाहिए, रो 1 चाहिए, कॉलम कितने चाहिए, 20 चाहिए, स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, 1 से, और स्टेप कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बस इसको क्लोज कर देंगे, एंटर मारिए। दिखा सर? तो नए एक्सेल के अंदर जो है ये चीज है, पुराना मेथड क्या था, ए था आपका, और नया मेथड ए है। क्लियर है? अब समझना है आपको तो अब समझाता हूं। पहले हमने क्या लगाया, रो का फॉर्मूला। क्या लगाया? रो का फॉर्मूला 1 से लेके 10 तक। क्या किया? 1 से 10 तक। तो एंटर मारते देखिए 1 से लेके 10 तक का सीरियल नंबर आ गया ना सर। अब मैं इस पे अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो 2 का पहाड़ा आ जाएगा, लेकिन मुझे 2 का पहाड़ा और 3 का पहाड़ा दोनों चाहिए, तो हम इसको करली ब्रैकेट के अंदर एरे फॉर्मेट में 2,3 दिया। क्या दिया? 2,3। तो अब ए जो है जो चलेगा 2 बार लूप चलेगा, रो मल्टीप्लाई 2 एक बार में, रो मल्टीप्लाई बाय 3 दूसरा बार में, और 2 कॉलम में आ जाएगा आपका। ऐसे हमें बढ़ाते जाएंगे, लेकिन मुझे अगर ज्यादा है तो यहां लिखने में प्रॉब्लम होगी ना सर। यहां इस तरह से 3 4 5 6 7 8 9 ज्यादा होगा ना सर। तो इसी की मदद के लिए हमने सीक्वेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? सीक्वेंस फॉर्मूला का, जिसमें क्योंकि मुझे चाहिए कॉलम बाय चाहिए, इसलिए हमने रो 1 लिखा, कॉलम 20 लिखा। और कहां से स्टार्ट? यहां पे हमने बोला कि तुम 2 से स्टार्ट करो, ठीक है ना, और हमने बोला कि एक एक का गैप होना चाहिए। तो सीक्वेंस फॉर्मूला क्या करेगा, वही कर्ली ब्रैकेट में 2 से लेके 20 तक दे देगा। दिखा सर? और फिर मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आ जाएगा आपका। समझे? तो बेसिक कैलकुलेशन समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब बात करते हैं हाँ मैथ कैलकुलेशन। क्या बात करते हैं? मैथ कैलकुलेशन की। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर जो कि बताया कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज समझते हैं।
जैसे मान लीजिए कि हमने क्वार्टर 1 में 55 सेल किया और क्वार्टर 2 में हमने मान लीजिए 60 किया, तो कितना परसेंट ग्रोथ होगा। अब क्या है कि देखिए दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, जैसे 50 एंड यहाँ पे 60। एक तो हुआ कि हम इनको आपस में प्लस कर ले, और दूसरा होगा कि हम सम का फॉर्मूला लगा दें। तो जो सम का फॉर्मूला है ये इनबिल्ड है। क्या है? इनबिल्ड है। ऐसे फॉर्मूला लिमिटेड है। ऐसे फॉर्मूला क्या है सर? लिमिटेड है। लेकिन ये जो प्लस का सिंबल है अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। अब ग्रोथ का कोई फॉर्मूला मुझे नजर में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम मैथमेटिक्स में जाएं, मतलब मुझे अगर पेन पेपर मिले तो मैं सिंपल सा लिखूंगा कि लेटेस्ट मतलब कि क्वार्टर 2 माइनस क्वार्टर 1 डिवाइड बाय क्वार्टर 1। क्या सर ये करेंगे? यही करेंगे ना सर? क्या लाना है हमें इसमें? ग्रोथ परसेंटेज। ग्रोथ परसेंटेज। तो मैं यहां पे लिखूंगा इन दी ब्रैकेट क्वार्टर 2 में लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा, इसके ऊपर डेसिमल लगा दीजिए, आ गया 9%। समझे कि नहीं सर? अब उसी तरह से यहां अगर मैं एक और एग्जांपल दूं कि मेरे पास प्रिंसिपल है जो कि है 50,000 रेट है जिसके लिए हम मान लीजिए 7% है, टाइम है मान लीजिए 3 साल का। हालांकि हमारे पास इनविल एफवी का फॉर्मूला है, बट मैं इनविल एफवी का फॉर्मूला नहीं लगाना चाहता। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि मेरी खुद की कैलकुलेशन क्या है, तो मेरी कैलकुलेशन कह रही है कि प्रिंसिपल मतलब अमाउंट इक्वल टू पी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर डिवाइड बाय एन पावर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई बाय एन, और यहां n इक्वल टू क्या है? 12 है। समझे? अब इसको कैसे करें? तो कैलकुलेशन बड़ा है कि जैसे हम नॉर्मल पेन पेपर पे करते हैं तोड़ के, तो यहां भी हम तोड़ के करेंगे। हम यहां लिखेंगे सबसे पहले कि इन दी ब्रैकेट 1 प्लस इन दी अगेन 1 प्लस इन दी ब्रैकेट हम करेंगे 7 डिवाइड बाई 12, फिर टाइम मल्टीप्लाई बाई 12, फिर इन दोनों का पावर, पावर का सिंबल ए है जो कि शिफ्ट के साथ 6 प्रेस कीजिएगा तो आएगा, और फिर मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। कोई दिक्कत है सर? तो अभी आपको मैथमेटिक्स पढ़ना नहीं है। क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसी कैलकुलेशन के लिए बॉस बोलता है जिसके बारे में एक्सेल में कैसे होगा आपको पता नहीं है, लेकिन उसको नोटपैड में जिस तरीके से किया जाता है उस तरीके से अगर कर दिया, अगर फॉर्मूला बता दिया, तो आप एक्सेल में सिंपली इस तरह से ला सकते हो। बट अगर मैं एफवी का फॉर्मूला लगाता तो इसको हम एक सेल में कैलकुलेट कर सकते थे, बट इसके लिए कई सारे सेल इस्तेमाल किए हमने। तो यहां पे हम एक और मेथड सीखेंगे, फॉर्मूला मर्जिंग मेथड। हम इसको कॉपी करते हैं, एस्केप मार के बाहर आते हैं, नहीं यहां से शुरू करते हैं, यहां से शुरुआत से इसको कॉपी किया, एस्केप मार के बाहर। कॉपी में इक्वल को कॉपी नहीं करना है, तो C10, तो C10 कहाँ है? यहाँ है, तो C10 पे C10 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। अब C10 को डिलीट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे D10 पे आया, D10 का फॉर्मूला का कॉपी किया, और जहां पे D10 है वहां पे D10 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, फिर यहां से D10 को डिलीट कर दिया। उसके बाद इसको मैंने यहां से कॉपी किया
और यहाँ जहाँ पे हमारा E10 है उसके जगह पे E10 का फॉर्मूला हमने पेश कर दिया। अब मैं यहाँ से E10 को डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब इसको यहाँ से कट कीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए। क्या कीजिए, कट कीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए। अब आपको ये सिंपल सा मेथड लग रहा होगा कि सर ऐसे भी किया जा सकता था, तो चलिए एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे किसी कंपनी की एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है 50 है और मुझे इसकी MRP निकालनी है। MRP के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है तो मैनुअल निकालते हैं। चलिए, तो मैनुअल क्या कहता है कि 50 का 5% जो है मार्जिन जो है मैन्युफैक्चर रखता है। मैन्युफैक्चर जो है इसको 52 रुपये 50 पैसे कि 52 रुपये 5 पैसे में बेच देता है। किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरी जो खरीद है उस पर मैं 10% का कमीशन रखूंगा और अपने खरीद में उसको ऐड करके भेज दूंगा। किसको? डिस्ट्रीब्यूटर, इसको होलसेलर को। होलसेलर कहता है कि मैं अपने खरीद का सेम 15% रखूंगा और ऐड करके भेज दूंगा रिटेलर को। रिटेलर कहता है कि मैं तो 20% लूंगा, मैं डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्ट करता हूं, तो ये 20% लिया और फिर इसको रिटेलर को भेज दिया। तो फाइनल क्या हो गया यहाँ पे? ठीक है, तो इसको मैं बोली यही किस सब परसेंटेज हाँ को आप जी जी आप विजुलाइज कर सकते हो कि कितने में कितना परसेंटेज लगाया है। जी हाँ, तो मैंने सिंपल कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई किया। हमने 50 को मल्टीप्लाई 5% किया तो 52 रुपये आ गया और फिर इसको जोड़ के मैंने यहाँ पे लगा दिया। फिर इसका 10% लिया और फिर इसमें जोड़ दिया, फिर इसमें 15% लिया, इसमें जोड़ दिया, 13% लिया, इसमें जोड़ दिया। सिंपल सा किया मैंने, कोई बड़ी मैथमेटिक है नहीं इसमें। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे जहाँ पे मेरा C12 है उसके जगह पे पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे एक सेल में रिजल्ट चाहिए ना सर। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पे देन कॉपी किया, यहाँ पे गए C13, यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट करके पेस्ट कर दिया। यहाँ भी है C13 में, यहाँ भी इसको मैंने पेस्ट कर दिया। फिर वापस मैं यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे D12 के आगे पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। इक्वल कॉपी नहीं करना है और कॉपी करने के बाद एस्केप मार के बाहर आइए, क्लिक मत कीजिए कहीं। ठीक है, बस कॉपी करते चले जाइए और कुछ करना ही नहीं इसमें। और फिर इसको लीजिए, F12 पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और इसको डिलीट कीजिए, इसको कट करके यहां डाल दीजिए। तो ये हमारा पूरा यहां कट करके डालिए, कॉपी करके नहीं, कट कीजिए यहां डाल दीजिए। ठीक है सर, तो ये हमारा पुराना मेथड। अगर नया मेथड की बात करूं तो नया मेथड में देखिए कितना सिंपलाइज होगा। सबसे पहले मैं लूंगा यहाँ पे लेट का फॉर्मूला। किसका? लेट दिख रहा है ऊपर सर, ऊपर यहाँ पे लेट फॉर्मूले में हम डालेंगे यहाँ पे कॉस्ट। ये कॉस्ट क्या है, या कॉस्ट या सी ले लीजिए, कॉस्ट ले लेता हूँ समझ में आएगा। कॉस्ट क्या है? 50 है। ओके, अब मैन्युफैक्चरिंग प्राइस जो है MP हम लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस MP लिया और MP में हमने बोला कि जो कॉस्ट है उसमें प्लस करना है कॉस्ट का 5%, समझे?
अब यहाँ पे एमपी निकल गया, अब बारी आती है डीपी, डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस। वो क्या है, तो हमने बोला कि जो एमपी है हमारा उसमें प्लस करना है एमपी का 10%, ठीक है। देन यहां हमने डीपी निकल गया, अब निकालना है मुझे एचपी, होलसेलर प्राइस। होलसेलर कहता है कि जो डीपी है उसमें मैं प्लस करूंगा डीपी का 15%, और फाइनली हमारा आरपी होगा, रिटेल प्राइस, ठीक है ना। और आरपी क्या कहता है कि एचपी जो एचपी है, एचपी प्लस एचपी का 20%, पर ब्रैकेट में सर, और फाइनल रिजल्ट क्या मिला मुझे, हमने डाल दिया आरपी। ये आरपी हमारा रिजल्ट आ गया। तो हमने क्या किया, कॉस्ट को अज्यूम किया, यहां पे कुछ भी दे सकते हैं, और उसके ऊपर B11 की वैल्यू डाल दी। फिर हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिया, उसका मैन्युफैक्चर किया, डीपी लिया, ऐसे ही जैसे मैथमेटिक में करते हैं ना सर, ऐसे आप करते चले जाइए, और लास्ट में जो रिजल्ट होगा उसको लास्ट में लिख दीजिए, आप एंटर मारिए, ये देखिए आपके सामने रिजल्ट। तो ये हमारा पुराना मेथड हो गया, और नए एक्सेल 2025 एक्सेल का मेथड ये रहा। अब आपको जो सुटेबल लगता है उस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ, लेकिन कई बार ये फॉर्मूला पता भी नहीं चलता कि ये अप्लाई करना है। आपको पता था कि ये लेट पे अप्लाई करना हाँ, तो सीखना पड़ेगा ना, आपको सीखना पड़ेगा। जैसे कुछ शुरुआत में देखिए क्या है, क्या लगता है, शुरुआत में हम इस मेथड का इस्तेमाल करते थे जब लेट नहीं था। जब लेट फॉर्मूला मुझे आ गया तो इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम जो पढ़ाते हैं पास्ट टू फ्यूचर, तो पास्ट पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट सिंपलीफाई हो जाएगा। जी हाँ, ठीक है। अब आपके पास मैं दूंगा आपको होमवर्क। क्या दूंगा? होमवर्क। क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। क्या बोलना है, मैं सही बोल रहा हूँ ना सर? सही है। जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा, आप सीखा तो मुझे आता है, लेकिन जब मैं करूँगा तब मुझे पता चलेगा कि मुझे कितना आता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको एक इसी तरह के इक्वेशन का कॉपी भेज रहा हूं आपको, पिक्चर। ठीक है, दिख रहा है? अब एक मैं करके दिखाता हूं। जैसे कि पहला यहां पे फिगर है जिसमें बी, यहां पे बी है, एल एच है ना। तो आप यहां पे बी, एल और एच एज्यूम कर लीजिए। तो B को मैंने जूम कर लिया, क्या जूम कर लिया, मान लीजिए 50। L को जूम कर लिया मैंने 10, और हाइट जूम कर लिया 30। अब इसमें पहला फॉर्मूला क्या कहता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला, कि तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो तीनों का आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया सर। अब दूसरा फॉर्मूला जो यहाँ पे सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया है, वो क्या कहता है कि पहले हाइट को 2 से मल्टीप्लाई करो, और फिर L और B को जोड़ो, और फिर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो। समझे? समझे कि नहीं सर? तो 2 मल्टीप्लाई बाई H, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है L प्लस B से, इस तरह से। देखिए, अब यहां मत समझिए कि डेटा एनालिटिक्स क्लासेस में आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। अब क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर बड़ी मुश्किल से तो मैथ से पीछा छूटा है मेरा। हाँ, मुझे पता है कि यही बेस यही आगे आ गई। लेकिन मैं इस फॉर्मूले की मदद से आपको दो चीजें, एक
ये जब आप ऑफिस में काम करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपको हर का फॉर्मूला मिले। बहुत सारे ऐसे कैप रेट, प्रोग्रेस रेट हमें निकालने पड़ते हैं, इसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, ठीक है ना। तो कई बार कैलकुलेशन हमें नहीं आता है तो हम बोलते हैं यार एक काम करो, कैलकुलेशन लिख के दे दो, मैं कर दूंगा, और हम इस मेथड की मदद से कर सकते हैं। दूसरा मेथड, जब हम बड़े बड़े फॉर्मूले लगाएंगे तो ब्रैकेट, दिख रहा है आपको ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे दिखा आपको ब्रैकेट लगाया, तो ब्रैकेट का समझ इसी कैलकुलेशन से आएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है। मैं आपको ये फाइल थोड़ी देर में अभी भेज देता हूं, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको थोड़ी देर दे देता हूं, वो भी आप प्रैक्टिस करेंगे।